ओके, देखो आपको जो 12th का सिलेबस है फिजिक्स की, है ना, मैं पहले थोड़ा सिलेबस बता देता हूँ। 12th में जो आपकी जो सिलेबस है 12th फिजिक्स की, इसे बेसिकली उस पार्ट में डिवाइड किया गया है, और जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैं शॉर्ट में लिख दूं बच्चा? यस सर। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, दूसरा जो पार्ट है इसमें ऑप्टिक्स पढ़ना है आपको। ओके। एंड नेक्स्ट है मॉडर्न। ठीक है, मेजर पोर्शन यही है। थोड़ा सा आगे जाकर के कम्युनिकेशन भी था, पता नहीं आपके सिलेबस मैंने पूरा देखा नहीं, बट ये मेजर पोर्शन है। और इन सारे मेजर पोर्शन में भी सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कुछ पार्ट, इसमें 6-7 चैप्टर हैं, जिसमें पहला जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके। सेकंड चैप्टर है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर दोनों मर्ज करके ही एक चैप्टर बना दिया गया है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और मेरे ख्याल से दूसरे वाले में पोटेंशियल करके इस तरह से, बट मैं जो पढ़ाऊंगा इस तरह से डिवीजन रहेगा। जो थर्ड चैप्टर है आपका करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ चैप्टर है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे आपको मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह पढ़ना है, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टामीटर के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ तक ये सारा पार्ट, ये जो है 4 चैप्टर, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। इन सब में चार्ज स्टैटिक्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर में चार्ज स्टैटिक रहेगा। जो नेक्स्ट चैप्टर है, 5वां चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर छठा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, करंट एमईसी कह सकते हो, मैग्नेटिक इफेक्ट करंट। 7वां जो चैप्टर है वो है अर्थ मैग्नेटिज्म, आप उसको सिंपली मैग्नेटिज्म भी कह सकते हो। ठीक है, मैग्नेटिज्म। 8वां चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी। एंड इसमें 9वां जो चैप्टर है आपका, नंबरिंग सही किया ना, 9वां चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बच्चा, अब ये बताइए, ये जो वर्ड इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो वर्ड्स कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन जी। और स्टैटिक को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा? रुका हुआ। रुका हुआ, मतलब स्थिर कह सकते हो, पढ़ सकते हो ना हिंदी? नहीं सर, मुझे हिंदी नहीं आती। ओके, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, ठहरा हुआ, यही ना? हाँ। तो कौन, इलेक्ट्रॉन जब ठहरा हुआ रहेगा तो उसके कारण जो भी घटनाक्रम है, जो कुछ चीजें डेवलप होगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स, इन सारी चीजों को पढ़ना है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी स्थिर रहेगा तो उसके इम्पैक्ट को पढ़ना है इस चैप्टर में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रो वर्ड्स कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक मतलब क्या होता है बच्चा? स्थिर या रुका हुआ, ठहरा हुआ। ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ कि कोई भी एटम, एटम के बारे में क्या जानते हो? एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? डाल्टन ने। डाल्टन ने बोला था एटम एक फंडामेंटल यूनिट है और इसे मतलब फर्दर डिवीजन नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में गलत हो गया था इसका जो थ्योरी थी। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप सुने होंगे या कभी ना कभी पढ़े होंगे 11th क्लास में। तो एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, कौन कौन सा बच्चा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप कहोगे सर आपने इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट किया, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से, तो इसके ऊपर ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो क्या लिख रहे हैं? हम जानते हैं, आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, इसलिए हम ई माइनस लिखा। और इलेक्ट्रॉन पर कितना नेगेटिव चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। वेरी गुड, 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट है हमारा चार्ज का। ठीक है, प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है बच्चा? +1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और आप जानते हैं कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये दोनों कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस। ये दोनों न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चा? शेल्स, ऑर्बिट्स। प्रेजेंट होता है सेल में, है ना? अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी केमिस्ट्री है, बेसिकली केमिस्ट्री आनी चाहिए, और उसके बाद फिर मैं आपको फिजिक्स पे लेके जाऊंगा। ओके, आप ये बताओ, इलेक्ट्रॉन, हम देखो ये बनाए, न्यूक्लियस कैसा होता है? कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज और बिल्कुल स्फेरिकल होता है। कैसा होता है बच्चा?
कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज और बिल्कुल स्फेरिकल होता है। स्फेयर कैसा होगा? छोटे छोटे जो आयरन के बॉल्स होते हैं बिल्कुल वैसा, या फिर जो क्रिकेटर लोग फुटबॉल खेलता है, या फिर हम लोग अमरूद खाते हैं, अमरूद को अगर जो मैंने वर्चुअली मान लिया कि वो गोल गोल सा है तो ऐसा ही कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसके चारों ओर क्या होते हैं? सेल, इस तरह से। ये फर्स्ट सेल है, ये आपके सेकंड सेल होंगे, थर्ड सेल, ये आपका, मैंने पूरा सर्कल नहीं बन सकता तो मैं थोड़ा सा बना देता हूँ आधा आधा। ये थर्ड सेल और ये फोर्थ सेल है। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट सेल को क्या बोलते हैं बच्चा? के, एल, एम और एन। और आपको पता है एक चीज और, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, मैक्सिमम नंबर, वेरी गुड, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल is given by the formula 2n square. That is whenever you are putting n equals to 1, whenever you are putting n equals to 1 बोले तो फर्स्ट सेल ना, तो अगर जो मैं कहता हूँ n equals to 1 है, n equals to 1 है बच्चा, बताइए कौन से सेल की बात कर रहा है? के सेल। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर जो n equals to हम 2 की बात करते हैं तो कौन सा सेल है? 2n। हाँ, तो इसमें क्या लिखोगे? जब आप यहाँ पे रखोगे 2 का स्क्वायर, 2 का, हाँ तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर रखोगे तो 8 आ जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर जो n इक्वल्स टू, मतलब ऐसे ही आप बढ़ाते जाओगे तो आपको आगे प्रोसीड होता चला जाएगा। अच्छा, क्या इलेक्ट्रॉन सेल में होता है? किस में होता है सर? सेल के अंदर होता है सब सेल। ठीक, सेल के अंदर प्रेजेंट क्या होता है बच्चा? सब सेल, जस्ट सब पार्ट। जैसे सब सेल, तो इलेक्ट्रॉन सेल एक बड़ा सा यूनिवर्सल सेट हो। अगर जो सेल को मैं एक यूनिवर्सल सेट बोल दूं तो सब सेल क्या होगा? उसको छोटा सा सब पार्ट। जैसे सपोज दैट हम दोनों इंडियन है, हम दोनों भारतवासी हैं। अगर जो हम सपोज दैट कहीं फॉरेन में मिले होते, है ना, जब हम फॉरेन में मिले होते और हम कभी हम आपसे पूछते कि आप जनाब कहाँ से रहने वाले हैं, तो आप क्या बोलते? मैं इंडिया से रहने वाला हूँ। फिर हम बड़े उत्साहित होते कि अच्छा आप इंडिया से, मैं भी इंडिया से हूँ। अब इंडिया में कहाँ, तो देख रहे हो ऐसा सब डिवाइड होगा। तो आप क्या बताते? आप कहाँ के रहने वाले हैं? कश्मीर। हाँ, तो आप बोलते, अगर जो हम दोनों इंडियन हो गए तो फिर आप कहते हैं कि सर मैं कश्मीर से रहने वाली हूँ। ठीक है, मैं और एक्साइटेड होता, यार कश्मीर से तो मैं भी रहने वाली हूँ। अब कश्मीर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट? अब उसमें डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से डिवीजन होता। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर सबसेल, और सबसेल के अंदर प्रेजेंट होता ऑर्बिटल। नाम सुना है बच्चा? ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, और किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2। सबसेल्स कौन कौन से होते हैं? S, E, D, F, ये सबसेल्स होते हैं। S सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में कितना बच्चा? 6, D में 10 इलेक्ट्रॉन, और F में 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर जो मैं सेल की बात करूं तो K सेल जो है, K सेल के पास मैक्सिमम एक ही सबसेल होता है जो कि S है। P सेल के पास क्या होता है? L के पास S और P दोनों होगा। L के बाद क्या आएगा? M में क्या होगा बच्चा? S, E, D। N में क्या होगा? S, E, D, F। अब वैसे भी देखो ना, फर्स्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए S सबसेल की बस एक ही काम से हो जाएगा ना, सिर्फ S से। और अगर जो सेकंड सेल की बात करूं तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए मुझे ये दोनों सबसेल चाहिए होगा। M में कितना हो जाएगा बच्चा? जब 3 रखोगे यहाँ पे, 3 3 9 2 18, तो 18, मतलब थर्ड सेल में मैक्सिमम कितना? 18 इलेक्ट्रॉन। तो देखो S में 2 हो गया, P में 6 और D में 10। तो जब आप इन तीनों का सम करोगे तो 18 हो जाएगा। और इसमें N वाले में कितना हो जाएगा? जब आप वहां पे 4 पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 2 32। तो टोटल इन सारे सबसे आना होगा। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिवीजन होता है। और ऑर्बिटल्स में कैसे होता है? ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होगा। और ये जो जितने भी सबसेल्स है ना, जैसे S सबसेल है, इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। अब मैं 2D में, चूंकि बोर्ड हमारा 2D होता है, 2D में स्फेयर को बनाओगे तो कैसा दिखाई देगा? सर्कल। P सबसेल का शेप कैसा होता है? डम्बल, ऐसा। इसे हम कहते हैं PX। इधर वाले को हम क्या बोलते थे बच्चा? PY। और अगर जो Z एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसे वो बोलते थे PZ। ये डम्बल शेप होता है। इन द सेम वे जब D वाले की बात करोगे तो इसमें डबल डम्बल होता है ना। ये कुछ इस तरह से होता है। इन सारे का नाम है अपना। अगर जो ये X एक्सिस और ये Y एक्सिस होता है तो आप इसे लिखोगे DXY। अगर जो ये YZ होगा तो DYZ। फिलहाल हमारा केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या? फिजिक्स। अब हम फिजिक्स पे आते हैं वापस। अब ये बताइए कि जैसा हमने बोला कि किसी भी एटम में क्या क्या है प्रेजेंट बच्चा? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ओके,
प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं बच्चे? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन में। प्रेजेंट होता है सेल में। अब ये बताओ कि ये जो न्यूक्लियस है ये कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं इसके? सेल में। आपको हाँ। पता है किसी भी न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10 टू द पावर -14 मीटर के ऑर्डर का होता है। किस ऑर्डर का? लगभग 10 टू द पावर -14 मीटर के ऑर्डर का होता है। और क्या किसी कौन सा साइज सर, किसका साइज? न्यूक्लियस का, ये जो न्यूक्लियस है बच्चा, ओके ओके हाँ। ये न्यूक्लियस का साइज 10 टू द पावर -14 मीटर के ऑर्डर होता है। और ये जो एटम है इसकी साइज 10 टू द पावर -10 मीटर के ऑर्डर का होता है। अब जरा सोचो कि एटम ही इतना छोटा है तो न्यूक्लियस तो और छोटा हो गया ना। अगर तो हाँ। सपोज मैं आपके हाथों में पेन दे दूं, मैं कहूं बच्चा पेन को तोड़ो, आसानी से तोड़ दोगे ना। हाँ। लेकिन अगर जो मैं पेन का सिर्फ ढक्कन दूं तो आपको ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। मतलब चीजें जितना ज्यादा से ज्यादा छोटा होती चली जाती है हाँ। उसे तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा से ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो साइज है 10 टू द पावर -14 मीटर का ऑर्डर का होता है। और न्यूक्लियस को तोड़ना, ये जो न्यूक्लियस है इसे तोड़ना जो है वो इम्पॉसिबल है। ओके। तो न्यूक्लियस को तोड़ना इम्पॉसिबल है। तो प्रोटॉन तो हम निकाल नहीं सकते न्यूक्लियस से। निकाल सकते हैं क्या आप न्यूक्लियस तोड़ सकते हो? हाँ, अगर जो आप भगवान होते, ईश्वर होते तो जरूर आप तोड़ पाते, लेकिन हम इंसान हैं, हम न्यूक्लियस को तोड़ नहीं सकते। तो क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं सेल में। ठीक है बच्चा। अब जरा सा सोचो, अगर जो आपने थोड़ा सा कहीं से भी, अगर जो सन ने एनर्जी दे दिया, दैट इज सनलाइट एनर्जी आ गया, या फिर आपने टेम्परेचर दे दिया, या फिर आप कुछ भी करो ऐसा चीज सो दैट कि ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए इस एटम से। तो मैंने मान लिया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा? 11। किसी भी एटॉमिक नंबर 11 हो गया। और मास नंबर कितना होता है सोडियम का? 23। वेरी गुड। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या इंफॉर्मेशन देता है हमें? कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हैं। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है बच्चा। तो सोडियम में जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव चार्ज, तभी तो ये सोडियम कैसा है? पॉजिटिव है। तो जब आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो 281 ऐसा लिखते हैं ना। यस सर। और हम जानते हैं कि कोई भी एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए काम करता है, और ये सोडियम एक मेटल है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, हैली ना करे रब से फरियाद। तो जब कभी भी एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा तो ये सोडियम पे कैसा चार्ज, ये सोडियम होगा बच्चा। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। और प्रोटॉन कितने हो गए? 10। नहीं, प्रोटॉन तो 11 ही रहा ना, हम तो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं सिर्फ। देखो, अच्छा हाँ 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 सॉरी। तो देखो 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव को कैंसिल आउट कर दिया, मतलब 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा रह गया ना, तो ये यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। ठीक है बच्चे। इन द सेम वे अगर जो मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। और मास नंबर 35.5। ओके। अगर जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या होता है? 287। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इच्छा रखता है। ठीक है, तो क्लोरीन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा बालक, तो इसके क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन, 18 है ना। ये 17 का मतलब हो गया इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन है। बट अगर जो एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 18 हो गया, बट प्रोटॉन तो रह गया 17 ही ना। हाँ। तो 1 यूनिट यहाँ पे देखो, 17 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 17 यूनिट 18 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 17 कैंसिल कर दिया तो 1 यूनिट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से एक कंक्लूजन आया। क्या कंक्लूजन है हमारा? कि किसी भी एटम के लिए, यहाँ पे एक हैशटैग है कि किसी भी एटम के लिए आइदर वो केटायन हो जाए, आइदर पॉजिटिव चार्ज आए या फिर उस पे नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों कार्यक्रम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना यहाँ पे बच्चा, क्या कह सकते हैं? देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब एक इलेक्ट्रॉन गया तो कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन आया तो कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे एक नोट में लिख सकते हैं, वन एंड ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग। यस सर। गुड। तो नाउ यहाँ पे हमें एक जो टर्म मिला, एक जो हमें कॉन्सेप्ट मिला, वो क्या है बच्चा? ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग। ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग। अच्छा, अगर जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है चार्जिंग के लिए, तो क्या होगा बेसिकली? अगर जो एक एटम है तो सोडियम से जो, अगर जो जैसे सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलना था, सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन निकला है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकला है ना। अगर मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम से कितना इलेक्ट्रॉन निकलता है? 2। अगर जो एल्यूमिनियम है तो इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 3, है ना। तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलना तो सोडियम पे 1 यूनिट पॉजिटिव, जिस भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा।
है ना। और जो भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इस पे कैसा चार्ज आएगा बालक? पॉजिटिव, नेगेटिव। 1 यूनिट। अगर जो कोई भी एटम 2 यूनिट, मान लेते हैं कुछ अल्फा नाम का एटम है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पे क्या आ जाएगा? अल्फा पे 2 माइनस। 2 यूनिट पॉजिटिव। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव आएगा। सर इस एल्युमिनियम अल्फा वाले पे 2 माइनस आएगा कि प्लस? माइनस आएगा, है ना। तो मतलब कि जो कोई भी एटम, अगर जो कोई एटम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उस पे कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। हमें सिर्फ चार्ज से मतलब है। अच्छा, तुम्हें यहां से एक चीज समझ में आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल ट्रांसफर है। यस सर। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है बच्चा कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल, लिख देता हूं मैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या फिर ऑफ चार्ज। ओके, मतलब चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर होगा। कभी आपने सुना है कि आधा इलेक्ट्रॉन गया है या फिर अभी आधा इलेक्ट्रॉन जाने वाला है, पौना इलेक्ट्रॉन, ऐसा सुना है आपने? फ्रैक्शनल ट्रांसफर संभव है क्या? नहीं। आपने कभी नहीं सुना होगा। तो जहां पे n क्या है बच्चा? n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर जानते हो क्या होता है? यस सर। इंटीजर जो भी नंबर लाइन पे जो जीरो है, जीरो के बाद ये 1 2 3 ऐसा कुछ आ रहा होगा, इधर -1, तो जब भी होगा चार्ज का ट्रांसफर वो क्या होगा? हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। और वही क्या कहलाता है? चार्ज का क्वांटाइजेशन। ठीक है। यस सर। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज की। यूनिट ऑफ चार्ज, अब बताओ चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। ये तो ऐसा यूनिट होता है, ये हमारा ऐसा यूनिट होता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है बच्चा? सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट? ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और दूसरा होता है ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ओके ओके। तो 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, और 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, हालांकि सीजीएस यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? कूलम, ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट है। ठीक है, तो हमें यस एक सर। अब ये है बच्चा, अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि जब कभी भी स्टैटिक चार्ज होगा, कैसा? स्टैटिक। स्टैटिक चार्ज कौन सा फील्ड बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, स्टैटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर जो कोई Q नाम का चार्ज है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, कैसा? कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर जो मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों बनाएगा। लेकिन अगर जो चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, चार्ज मूव करेगा विद सम एक्सेलरेशन, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। इट्स अ थ्योरी सिंपली। ठीक है, तो जब कभी भी चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा, और स्टैटिक रहेगा मतलब एक ही जगह पे स्थिर रहेगा तो वो क्या बनेगा बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको कैसा चार्ज पढ़ना है बच्चा? स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ना है। मतलब चार्ज जब ठहरा हुआ रहेगा, स्थिर रहेगा, तो उसके कारण जो भी चीजें पढ़नी है फिजिकल पैरामीटर, तो वो स्टैटिक चार्ज के कारण पढ़ना है आपको स्टार्टिंग के चैप्टर में। अगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो आप जानते हैं इसे हम कौन सा एक्सिस करते हैं? एक्स एक्सिस। इस वाले को वाई एक्सिस। जेड एक्सिस क्या होगा? इसके जस्ट परपेंडिकुलर ना, बट उस 3D को 2D में बनाओगे तो जेड एक्सिस को हम नीचे लिखते हैं ना ऐसा। हाँ। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, ये अगर जो मैं कहूं कि एक्स एक्सिस में कौन सा फील्ड है बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड। वाई एक्सिस में कौन सा है? वाई एक्सिस मैंने कह दिया मैग्नेटिक फील्ड है। बी से स्टैंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस एक्सिस में होगा? जेड एक्सिस में होगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा जो सबसे लास्ट चैप्टर है। जो सबसे लास्ट चैप्टर है ये फर्स्ट में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कहाँ गया? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको वो लास्ट वाली चीजें बताएंगे। ठीक है, ठीक है। ओके, नाउ हम नेक्स्ट आते हैं। चार्ज का क्वांटाइजेशन पढ़ लिया। अब ये बताओ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग? इंडक्शन। मेथड्स ऑफ, अच्छा जो मैं लिख रहा हूँ ये चीजें समझ में आता है मेरी राइटिंग? यस सर। मुझे अब देखो, आप लोग सीबीएसई मीडियम से हो तो आप लोगों की राइटिंग अच्छी होगी, मेरी राइटिंग थोड़ी बकवास है। तो
हिल लेना। मैं आपको इन सर सबसे ठीक है। जो मैं पढ़ाऊंगा, जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ बच्चा, इन सब से रिलेटेड मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, या तो मेरे हैंड रिटन होगा या फिर वो वर्ड में अगर जो कहीं पे मिल गया, तो जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिला रहेगा। तो जब कभी भी कुछ एक्स्ट्रा समझाने का होगा ना, तो मैं टैप करके यहाँ से, जैसे अभी मैंने कुछ बच्चों को जो क्लास लिया है, तो यहाँ से हटा करके मैं पीडीएफ, एक मिनट रुको, ये हमारे डेस्कटॉप पे जैसे सब सपोज ये गॉस लॉ है, डायपोल आइटन मान लेते हैं, इस तरह से पीडीएफ खुल जाया करेगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन पीडीएफ, थोड़ा सा पीडीएफ की अगर जो कभी कभी जरूरत पड़ा तो मैं पीडीएफ से यहाँ से उठा करके आपको एक्सप्लेन कर दिया करूंगा यहाँ से, ठीक है। ओके सर। दैट मैं यहाँ पे कुछ कुछ भी लिखूंगा, कुछ समझ में आ गया, ठीक है। मतलब ये पीडीएफ यहाँ बैकग्राउंड, मतलब ये पीडीएफ आपके पास भी रहेगा जो ऑलरेडी पढ़ोगे, और ये यहाँ पे भी खुला रहेगा जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो, ठीक है। ठीक और है। स्काइप पे तो हमारी इस तरह से चलेगी, हाँ स्काइप पे हमारा वो चैट बॉक्स में रिकॉर्ड होता चला जाएगा, ठीक है। ठीक है। और ये हमारा जो जैम बोर्ड है, यहाँ पे हम पूरी चीजें पढ़ते रहेंगे। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग कौन कौन से बताओ। इंडक्शन। फ्रिक्शन नहीं है क्या? हाँ, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन और इंडक्शन। गुड, और क्या है बच्चा? और याद नहीं है। कंडक्शन, हाँ। कंडक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन के एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। फ्रिक्शन के बारे में कहा जाता है कि जब कभी भी ये एक क्लॉथ है, कपड़ा है, किस चीज का? सिल्क का, किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जो सिल्क क्लॉथ पे ग्लास के रॉड को, ये रॉड है किस चीज का? ग्लास। ग्लास के रॉड को जब क्या करोगे, इन दोनों को रब करोगे, ठीक है। जब रगड़ोगे तो ग्लास के रॉड से सिल्क के क्लॉथ पे चार्ज का ट्रांसफर होगा, नेगेटिव चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का इस तरह से ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कभी कभी आप देखो तो अगर जो ग्लास के रॉड ने इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ग्लास के रॉड पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव ना। तो जितना जितना नेगेटिव यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा ग्लास के रॉड पे। तो ये फ्रिक्शन के थ्रू होता है। कभी कभी आप देखे होंगे जादू सा कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े हमने तोड़ करके रख लिया, ठीक है, और पेन को हम अपने बालों में जब रब करते हैं और उस कागज के टुकड़े को टच करते हैं, तो वो उसमें चिपक जाता है, वो मैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये यही मेथड है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि अगर जो सपोज दैट मैंने कोई कंडक्टिंग रॉड लिया, ये कैसा बच्चा? कोई चार्ज रॉड है, कंडक्टर है, चूंकि कंडक्टर पे ही चार्ज आएगा, ये चार्ज रॉड है, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक स्फेयर लिया, आप चाहो स्फेयर ले लो, रॉड ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैसा है? न्यूट्रल स्फेयर है। तो इंडक्शन में जब कभी भी आप इस रॉड को जब इसके नजदीक लाओगे, इस स्फेयर के नजदीक लाओगे, तो स्फेयर कैसा है? कंडक्टिंग स्फेयर है। तो ये रॉड का पॉजिटिव चार्ज इसमें जो स्फेयर के पास जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी ओर खींचेगा। हाँ। अच्छा, जितना ये नेगेटिव इधर खींचेगा उतना ही ये पॉजिटिव इस साइड डेवलप हो जाएगा। यस सर। तो ओवरऑल अभी भी क्या है हमारा स्फेयर? अभी भी न्यूट्रल ही है ना। जितना पॉजिटिव नेगेटिव इधर है उतना ही पॉजिटिव इधर है। हमने क्या किया इंडक्शन में कभी भी इन दोनों को टच नहीं करवाते बच्चा, बस इस रॉड को इस स्फेयर के नजदीक लाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा। अगर जो सपोज दैट आपने इसे ग्राउंडिंग कर दिया, किधर से ग्राउंड करना चाहते हो आप? स्फेयर को कैसा चार्ज चाहते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। चलो इसे ऐसा कर ले, नेगेटिवली चार्ज चाहते हैं, चलो तो फिर हमें पॉजिटिव साइड से इसे ग्राउंडिंग करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है? 0 वोल्ट। हाँ। तो जब कभी भी आप पॉजिटिव साइड से यहाँ पे ग्राउंडिंग करोगे, तो अर्थ इस स्फेयर को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करके इन सारे पॉजिटिव को यहाँ पे कैंसल आउट करेगा, ये सारे पॉजिटिव चार्ज को कैंसल आउट कर देगा। और जैसे ही ये सारे पॉजिटिव यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एट द सेम टाइम उस समय पे इस रॉड को यहाँ से हटा देना, तो आपको क्या दिखाई देगा? ये सिर्फ नेगेटिव चार्ज ना, बाद में ये फर्दर क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर के वन साइड पे था, तो ड्यू टू द म्यूचुअल रिपल्सन ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा बच्चा? ऊपर आउटरमोस्ट सरफेस पे इस तरह से रिसाइड हो जाएगा, इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर जो आपने रॉड को, आपने इस स्फेयर को नेगेटिव साइड से, मतलब ये फर्स्ट केस में हमने ऐसा किया कि पॉजिटिव साइड से ग्राउंड कर दिया। सेकंड केस में हमने क्या किया, मतलब मान लेते हैं अभी इधर वाला पार्ट हमने नहीं किया, ये वाली चीज ओमिट कर दिया, तो इधर नेगेटिव वाले साइड से अगर जो ग्राउंडिंग करोगे तो क्या होगा? ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएगा, जमीन में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। तो जैसे ही ये सारा नेगेटिव चला गया, एट द सेम टाइम इस रॉड को क्या कर देना? हटा देना। तो आपको ये रॉड, मतलब ये जो स्फेयर है, ये कैसा दिखाई देगा? पॉजिटिव चार्ज था ना आधे वाले स्फेयर पे, तो ड्यू टू द म्यूचुअल रिपल्सन इसके आउटर मोस्ट सरफेस पे क्या होगा बच्चा? पूरे में पॉजिटिव चार्ज इस तरह से रिसाइड करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज भी हो गया, पॉजिटिव चार्ज भी हो गया। कंडक्शन में क्या होता है कि आपने ये रॉड लाया, मतलब ये जो स्फेयर था, ये कुछ ऐसा स्फेयर है, आपने एक रॉड लाया
और यहाँ पे ऐसा रखा। रॉड कैसा चार्ज है, मान लेते हैं रॉड हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और ये कैसा है, न्यूट्रल स्फीयर है। जैसे ही किसी कंडक्टिंग वायर से आप इसे एक स्विच बना करके ऐसे जोड़ते हो, तो ये क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। अब सिंपल सी बात है ना, ये चार्ज है तो इसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी। जैसे कभी कभी आपने एग्जांपल में सुना होगा क्लास में कि एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, दूसरा ग्लास खाली है, अगर जो बॉटम से ड्रिल करके दोनों को एक दूसरे को कनेक्ट करते हो, तो वाटर का फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सेम। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे भी कंडक्शन में होता है। जैसे ही आपने यहाँ पे ये स्विच को ऑन किया बच्चा, तो चार्ज का ट्रांसफर होगा फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इधर का पोटेंशियल तो जीरो है ना, यहाँ पे पॉजिटिव हाँ चार्ज है, इधर पोटेंशियल है, तो चार्ज का ट्रांसफर होगा और इसके वॉल्यूम में जाएगा। कब तक ट्रांसफर होगा बच्चा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल, सेम ना हो जाए। पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये तब तक होगा जब तक कि दोनों का सेम ना हो जाए। जैसे ही सेम हो जाएगा तो चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा। उसके बाद ये क्या कर देना, हटा देना, डिस्कनेक्ट कर देना। डिस्कनेक्ट करोगे तो स्फीयर अलग, ये अलग। अब स्फीयर के जो इंटीरियर वॉल्यूम में ये चार्ज गया, तो ये चार्ज क्या है, दुश्मन है। ये कैसे बच्चा, दुश्मन है एक दूसरे ठीक के, है। रिपल्सन करके, तो दुश्मनी निभाएगा तो मैक्सिमम कहां पे जाएगा, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इसके आउटरमोस्ट सरफेस पे जाके इस तरह से फिर से रिसाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो कायदे से हमें हमारा जो चार्जिंग के मेथड कितने हैं, फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन, मैंने आपको यहाँ पे समझाया इस तरह से डायग्रामेटिक तरीके से। अब हमने क्या, आप देखो कंक्लूड करते हैं थोड़ा सा, हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड्स कम को जब आप स्प्लिट करोगे दो पार्ट में, तो इलेक्ट्रो वर्ड्स कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, एंड स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्थिर। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन स्थिर रहेगा तो उसके कारण कुछ जो फिजिकल पैरामीटर है, फिजिकल फेनोमेना है, उन सारी चीजों को हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि चार्जिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन। अगर जो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन जाता है, तो उस एटम पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और अगर जो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज आएगा। और चार्ज का हमेशा इंटीग्रल ट्रांसफर होगा, फ्रैक्शनल ट्रांसफर नहीं होगा। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। सीजीएस यूनिट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यूनिट। अच्छा, चार्ज जो इसमें चार्जिंग किससे रिलेटेड थोड़ी सी और कुछ चीजें हैं। अगर जो सपोज दैट मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हो कितना होता है, 1 into 10 raised to power minus 27. 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। 31, हाँ। 31 kg। अगर जो कोई ए नाम का एटम है बच्चा, सपोज दैट इससे 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को तुम हटा देते हो, तो इसका स्टार्टिंग में मास m था, हटाने के बाद क्या आ जाएगा, इस पे ए पॉजिटिव हो जाएगा, उस समय पे इसकी मास मान लेते हैं हमारा m डैश हो गया। ठीक है, और अगर जो यही एटम, ए नाम का ही एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इस पे क्या हो जाएगा, ए डबल डैश, तो इसका मास मान लेते हैं m डबल डैश हो गया। तो कायदे से देखा जाए तो ये मास तो बहुत छोटा है ना, हाँ। 10⁻31, तो हम इसे कंसीडर नहीं करते जनरल कैलकुलेशन में। बट स्टिल अगर जो आपको कहे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करना है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन गया ना, तो इसका मास तो कम होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, तो कायदे से कह सकते हो m डबल डैश ज्यादा होगा किससे, m से, और सबसे छोटा क्या होगा, m डैश। अगर जो माइन्यूट कैलकुलेशन कहेगा कि आपको इस 10⁻31 के लेवल पे भी जाके कैलकुलेट करना है, तो आप इसे कंसीडर करना ही पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, अब ये जो मैं जो पढ़ाता हूँ यहाँ तक, तो ये अब मतलब पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है 6 यूनिट में डिवाइडेड है। ठीक है बच्चा, पूरे इलेक्ट्रोस्टैट 6 यूनिट में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट जो पार्ट है वो यही है, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। जो सेकंड पार्ट है उसमें आता है कूलम्स लॉ, जिसमें चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद आता है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ बेसिकली वो सेकंड मेजर हेडिंग होता है जो भी मैं पढ़ाता हूँ, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है बेसिकली, आपने ग्रेविटेशन पढ़ा है 11th क्लास में? यस सर। तो आप अगर जो ग्रेविटेशन पढ़े तो ग्रेविटेशन बताइए, एक क्या होता है ग्रेविटेशन में, यहाँ पे देखो एक m1 नाम का मास है ना, इधर क्या बच्चा, m2 नाम का मास होता है, और इन दोनों को जब इस तरह से लाइन ज्वाइन करके मिलाते हैं, और हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो r है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैसिव बॉडी। अच्छा ये बताओ, जब मास, ये दोनों जो मास है, ये मैसिव बॉडी क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। तो जब आप इन दोनों स्टेटमेंट को एक साथ कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। देखो ना, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ आ गया। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ पे आता है g, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कितना वैल्यू होता है पता है आपको?
6.67 into 10 raised to power 11 I think. 10 to माइनस 11। अगर जो इसकी यूनिट की बात करूं बच्चा, जी के यूनिट की बात करूं तो देखो क्या होगा, ये फोर्स की यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और ये आर तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, तो ये उधर चला जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये केजी इंटू केजी, तो जी का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सेम वे ग्रेविटेशन, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैट और ग्रेविटेशन एक दूसरे का एनालॉगी होता है। तो अगर जो सब कभी भी सपोज दैट ये एक पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, ठीक है बच्चा, इसको अगर जो आप ऐसे डॉट 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 करके मिला देते हो, यहाँ पे इस पॉइंट पे चार्ज मान लेते हैं Q1 है, इस वाले पॉइंट पे जो चार्ज है वो Q2 है। तो Q1 और Q2 अगर जो सेम नेचर का रहा, सपोज दैट अगर जो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरा पॉजिटिव यहाँ पे है, तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन अगर जो एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया तो क्या करेगा, ये दोनों तो रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, और ये वाला पार्ट क्या करेगा बच्चा, अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम अभी चार्ज के मैग्नीट्यूड पे ध्यान नहीं देते, बस हम अभी ये मान लेते हैं कि Q1 और Q2 नाम का दो चार्ज है जो कि ऐसे रखा गया, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R है। तो अगर जो ये Q1 और Q2 ये दोनों सेम नेचर का हुआ, कौन सा, सेम नेचर का हुआ, तो ये बताइए ये जो Q1 चार्ज है ये Q2 को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो ये फोर्स ऑन 2 है, किसके कारण, 1 के कारण। ठीक है, और ये जो Q2 चार्ज है वो Q1 को इस डायरेक्शन, जब दोनों सेम नेचर का है तो रिपेल करेगा। ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है। और कायदे से अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन अंकल ने क्या बोला था, न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये दोनों फोर्सेस का दैट इज F12 इज इक्वल टू F21। अच्छा, फोर्स कैसा होता है बच्चा, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन डिफरेंट, अपोजिट होता है, डिफरेंट होता है, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो मैंने इन दोनों को बोल दिया, मान लिया ना कि इन दोनों में लगने वाला जो फोर्स है ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और वो क्या है, F है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ, स्टेटमेंट में बता रहा हूं कूलम्स लॉ का क्या कहता है, कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। सर ये आपने क्या बोला था फिर, F12 इक्वल टू F21 और F स्क्वायर, नहीं F स्क्वायर नहीं, F से बोला मैंने, मान लिया, लेट कर लिया कि ये दोनों F12 इन दोनों का, हाँ F के बराबर है, दोनों का परिमाण सेम है बच्चा, मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, और वो जो परिमाण है दैट इज मैग्नीट्यूड, वो F के बराबर है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ है वो ये कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. This is the statement of Coulomb's law. First statement क्या कहता है बच्चा, force of attraction or repulsion acting between two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. जब इन दोनों को कंबाइन एक साथ करोगे तो F is directly proportional to, अच्छा मैग्नीट्यूड मैं बार बार बॉन्ड नहीं लगाना चाहता, तो सिंपली मैं Q1 Q2 लिख देता हूं, मतलब यूं समझ लेना कि मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अपॉन व्हाट, R स्क्वायर, ये आगे बच्चा। तो कायदे से देखो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो F इज इक्वल टू आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसके बारे में अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं क्या है ये, बेसिकली क्या होता है, वो क्या कांस्टेंट है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फोर्स इज इक्वल टू क्या है बच्चा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैं अपने एक्सप्रेशन में जब पढ़ाता रहूंगा तो मैं इस पूरे को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं कैपिटल के बोलूंगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स है। ओके बच्चा, तो देखो ना जैसा ये ग्रेविटेशन का आया था F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे क्या है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दोनों एक जैसा नहीं लग रहा। तो अगर जो मैं K के यूनिट की बात करता हूं तो क्या होगा, इसका फोर्स का यूनिट क्या, न्यूटन, और ये क्या, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। हाँ, तो इसका यूनिट क्या लिखोगे K का, यूनिट ऑफ K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू व्हाट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनटू कूलम, क्या ये नीचे भागा में आएगा ना, डिवाइड में आएगा, तो पर कूलम स्क्वायर। तो K का यूनिट क्या हो गया बच्चा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर बच्चा, पर कूलम स्क्वायर। K इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हो ना,
फोर्स इनटू मीटर यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़े होगे ना, ऐसे निकालते ना। हाँ। अगर जो फॉर्मूला लिख दिया, रिलेशन आ गया, तो हम ऐसा कुछ कर लेंगे, है ना। ये देखो क्या होगा, न्यूटन, ये होगा मीटर, तो आप लिख सकते हो ना न्यूटन मीटर स्क्वायर, चूंकि ये आर क्या है, डिस्टेंस ना, तो हाँ। मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन कूलम इंटू कूलम कूलम स्क्वायर। तो इसी को हम इस तरह से लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कभी कभी आप देखे होगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसा लिखा रहेगा और कूलम टू दी पावर -2 लिखा रहेगा। कोई फर्क पड़ता है क्या? -2 होने का मतलब ही तो 1 अपॉन आ जाएगा ना। हाँ। ठीक है बच्चे। अच्छा, ये जो 1/4πε0 है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, बोलो बच्चा। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, तो मैं ये लिखता नहीं हूँ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू कितना होता है? 8.85 into 10, याद नहीं मुझे, 34। 10⁻12। अच्छा, अगर सपोज दैट आपको एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए, देखना जरा सा इस वाले एक मिनट रुको, इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखना, ठीक है बच्चा। मुझे किसकी यूनिट चाहिए? एप्सिलॉन नॉट की। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसे उठा करके इधर ले आओ, लेफ्ट साइड में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ। और इस फोर्स को उठा के इधर ले आओ, राइट साइड में, तो फोर्स इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा। तो 4π तो कांस्टेंट है ना, इसका तो कोई यूनिट ही नहीं होता। और ये कूलम इनटू कूलम क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या लिखोगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बच्चा? इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इट्स वैल्यू इज व्हाट, 8.85 into 10⁻12। यूनिट क्या, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इसको और कैसे लिख सकते हो, कूलम स्क्वायर न्यूटन टू दी पावर -1 और मीटर टू दी पावर व्हाट, -2, इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब बेसिकली ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव किया है, ये सिर्फ किस टाइप के मीडियम के लिए, कि अगर जो चार्जेस, एक चार्ज यहाँ पे है, दूसरा चार्ज यहाँ पे है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, ये यहाँ पे हमारा q1 है, ये q2 है, तो हमेशा इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा, वो हमेशा ये जो लाइन जॉइनिंग चार्जेस है ना बालक, इसी के अलॉन्ग लगेगा। मतलब ये कि अगर जो मैं बात करता हूँ कि फोर्स ऑन q2, तो वो क्या होगा, ये लाइन जॉइनिंग चार्जेस है ना, बिल्कुल इधर ही लगेगा। तो कैसे लिखोगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी दे दो, ऊपर में एरो लगाओगे। अगर जो आप इसकी बात करते हो, तो 1 पे q1 पे q2 के द्वारा लगने वाला फोर्स क्या होगा, लाइन जॉइनिंग चार्जेस के अलॉन्ग ही होगा, और वो इधर की ओर होगा, तो उसे क्या लिखोगे, F12। ठीक है बालक। हाँ। तो ये तब ना जब q1 एंड q2 दोनों कैसा हो, आर ऑफ सेम नेचर, तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। लेकिन अगर जो सपोज दैट q1 और ये जो q2 है, ये दोनों अपोजिट नेचर का है, कैसे बच्चा, q1 एंड q2 आर ऑफ अपोजिट नेचर। तो अपोजिट नेचर का होगा तो क्या करोगे, मतलब दोनों एक दूसरे को, हाँ, अट्रैक्ट करेगा। तो ये q1 को ये q2 अपनी ओर खींचेगा और वो इधर होगा, ऐसा कुछ। तो इसके क्या लिखोगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ओके, अच्छा, इस q2 को q1 क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ना, लाइन जॉइनिंग चार्जेस के क्रॉस ही ऐसा अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कुछ ऐसा लिखोगे। ठीक है बच्चे। सर आपने दोनों पे 1 ड्यू टू 2 लिख दिया। ओके, तो ऐसा कर लेते हैं 2 ड्यू टू 1। एक्चुअली क्या है ना, पूरे दिन भर क्लास लेने के बाद ना हैंगओवर हो जाता है, इस समय तक तो माइंड काम नहीं करता। बोलता सही हूँ, कभी कभी लिखा गलत जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, दैट्स नॉट अ बिग डील। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक बात बता बच्चा, जब ये दोनों चार्ज था, तो ये जो फॉर्मूला हमने आपको डिराइव अभी जो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमने लिखा था, वो क्या आया था, F इज टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही आया था ना। हाँ। K क्या होता है, व्हाट इज K, बोलो। 1/4 एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चा, 9.9 into 10⁹9। ये जो मैं स्टार टाइप बनाता हूँ, ये इनटू है। तो ये फॉर्मूला तभी तक वैलिड है, कब तक, जब तक कि इसके बीच में एयर है। तो आप कहोगे, अगर जो सपोज दैट एक बार IIT में सवाल पूछा गया था कि अगर जो मैंने एक कंटेनर लिया, ये कंटेनर है,
और एक पहले तो एक पेंडुलम था इस तरह से, और एक पेंडुलम से मतलब एक सीलिंग से एक पेंडुलम इस तरह से दो रस्सी था, दोनों में दो बॉल थे, एक तो यहाँ पे M1 नाम का और इस वाले पे M2 नाम का बॉल था, ठीक है बच्चा। और इस पे जो चार्ज था पहले वाले पे Q1 है, दूसरे वाले पे चार्ज क्या है बच्चा, Q2 है। तो हम जानते हैं ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा, स्टार्टिंग में आपने ऐसा रख दिया तो दोनों रिपेल करके कैसा कुछ होगा, ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा और ये इधर ऐसा हो जाएगा, म्यूचुअल रिपल्सन के कारण ये यहाँ हो जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है बच्चा, M1, इस पे चार्ज क्या है Q1, ये क्या है M2 और इस पे चार्ज क्या है Q2। ओके, तो ये जो Q2 पे लगने वाला फोर्स है अगर जो सेम नेचर का तो रिपेल करेगा इधर, और ये Q2 Q1 को किधर की ओर रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में, है ना। तो यहाँ पे जो फोर्स है F इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सिंपली K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो इसके बीच का डिस्टेंस है। लेकिन कहता है कि इसी पेंडुलम को उठा करके इसमें डाल दिया एक कंटेनर में, जिस कंटेनर का अपना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। इस कंटेनर में अगर जो आपने इस पेंडुलम को इंसर्ट कर दिया बच्चा यहाँ पे, तो क्या फोर्स सेम रहेगा, नहीं, पक्का, हाँ, क्यों, क्योंकि ई चेंज मैं होगा। अच्छा ये जो K है बच्चा वो कैपिटल K है, ठीक है, और मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भी लिखूंगा ना उसे मैं स्मॉल k लिखा करूंगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो मीडियम है ये एक मीडियम है, हाँ, मीडियम में अगर जो किसी चार्जेस को प्लेस कर दोगे तो उसके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होता है, कम हो जाता है। बेसिकली जैसे आप मान लेते हैं आप जब पैदल चलते हो, हाँ, जब आप हम लोग जब पैदल चलते हैं तो हमारे पैरों के बीच में क्या है, एयर है। अगर जो मैं आपको कहूं कि पूरा पानी भर जाए, सपोज दैट हमारे गलियों में पानी भर जाए, तो क्या आप उसी स्पीड से चल पाते हो जैसे एयर में चलते हो, नहीं, अगर जो स्लो, सपोज दैट, हाँ स्लो हो जाता है। अगर जो पानी के जगह पे मैंने तेल रख दिया तो और स्लो हो जाओगे, और हाँ, अगर जो मैं हनी रख दिया तो मतलब, और जैसे जैसे गाढ़ा करते जाओगे, मतलब जो मीडियम है, जिस मीडियम में आप वॉक कर रहे हो उस मीडियम को जैसे जैसे आप उसकी विस्कासिटी बढ़ती जाएगी उसी तरह से उसके बीच में हमारी जो स्पीड होगी चलने की वो कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस स्मॉल k का वैल्यू बढ़ता जाएगा, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कम होता चला जाएगा। तो जब ये दोनों चार्ज यहाँ किसी मीडियम में आ गया है तो इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा दैट इज F मीडियम, इट इज नथिंग, इट इज सिंपली F एयर। आपने हवा में जैसे कैलकुलेट किया ना, ये वैसे ही करो, अपॉन स्मॉल k, इससे भागा दे दो, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या कर देना है बच्चा, डिवाइड कर देना है। अच्छा, ये जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका अपना कुछ वैल्यू होगा, तो k की वैल्यू होती है लेस देन इक्वल्स टू इनफाइनाइट और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब चूंकि आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो ना, हाँ, तो आप मैथमेटिक्स वाले क्या कहोगे, सर इन्फिनिटी पे कभी इक्वालिटी लगता है क्या, नहीं लगता ना, नहीं, हाँ, बट इन्फिनिटी लिया जाता है किसके लिए, मेटल्स के लिए। अगर जो आपने इस चार्जेस को यहाँ पे कोई मेटालिक कंडक्टर रख दिया इसके बीच में, तो उसके जगह पे क्या रख दोगे, k के जगह पे, इस k के जगह पे इनफाइनाइट रख दोगे, ठीक है। और ये वन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके लिए होता है, एयर, एयर के लिए। ओके, तो आपने ये पढ़ा था, ये इन्फिनिटी ये वाली बात नहीं पता थी। अच्छा ये नहीं बताती, मतलब आपने देखो इलेक्ट्रोस जो कुलम्स लॉ है, कुलम्स लॉ के 6 फॉर्म है, 5-6 फॉर्म है, मुझे ध्यान नहीं है थोड़ा सा, 5-6 फॉर्म है। उसमें पहला क्या है, एयर। अगर जो दोनों चार्जेस के बीच में प्रेजेंट होगा एयर, तो फोर्स क्या, k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर जो दोनों चार्जेस को मैंने किसी मीडियम में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बालक, k, तो फोर्स इन मीडियम बराबर क्या, फोर्स इन एयर अपॉन k, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एयर में जैसे निकालते हो वैसे ही निकालना, और जो भी उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसे डिवाइड कर देना, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आपने जो यहाँ पे चार्जेस को प्लेस किया है इन दोनों चार्जेस के बीच में पूरा कंप्लीटली फील्ड मीडियम है ना, मतलब सर, मतलब ये है बालक, यहाँ पे Q1 है ना, और ये दूसरा हमारा चार्ज यहाँ पे Q2 है। तो इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस R है, तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरे पार्ट में, इन दोनों चार्ज के पूरे पार्ट में मीडियम रखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड कंप्लीटली फील्ड मीडियम। कंप्लीटली फील्ड मीडियम अगर जो होगा तो क्या, ये कंप्लीटली फील्ड मीडियम में अगर जो फोर्स लिखोगे F मीडियम, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F एयर अपॉन K।
ये जो इसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है, ठीक है। लेकिन अगर जो सपोज दैट ये चार्ज हमारा Q1 है और ये यहाँ पे Q2 है और ये पूरे ये जो T डिस्टेंस, ये जो T लेंथ है ना, इस पूरे में हम डायलेक्ट्रिक नहीं डालते हैं, हम छोटे से पार्ट में, बस इतू से पार्ट में डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं। इस डायलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस क्या है, T, और इसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K। तो क्या होगा, दिस इज कॉल्ड पार्शियली फिल्ड डायलेक्ट्रिक मीडियम ना, पार्शियली फिल्ड डायलेक्ट्रिक मीडियम है। तब क्या फोर्स होगा, तो इसमें यहाँ पे ये फोर्स का फार्मूला मैं डायरेक्ट अभी लिख देता हूँ, डेरिवेशन अभी 2 मिनट में, मतलब इसके जस्ट नेक्स्ट वाले स्लाइड पे करवा देंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स लिखोगे बच्चा, तो F इज इक्वल टू होगा K Q1 Q2 अपॉन R। क्या इस पूरे लेंथ में है डायलेक्ट्रिक स्लैब, नहीं है ना, सिर्फ इस T लेंथ में स्लैब है। तो क्या लिखोगे, R माइनस T प्लस, क्योंकि R में से आपने T घटा दिया, एक्चुअल लेंथ R ही है, और इस डायलेक्ट्रिक स्लैब का इक्विवेलेंट लेंथ होता है रूट अंडर K इंटू T का होल। दिस इज द फार्मूला जिसे आपको यूज करना है। सर समझ नहीं आया ये वाला। नहीं आना समझ अभी? अच्छा, इसके पहले पहले तक समझ में आया सब? हाँ गुड। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आपको, ये तो मैंने अभी बोला ही था कि ये फार्मूला मैं अभी लिख रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको समझाऊंगा कि ये आया कैसे। ओके चलो अब हम आपको ये समझाते हैं कि कैसे होगा। अब जरा सा सोचो बच्चा कि हमने क्या किया, कंडीशन फॉर द फोर्स बिटवीन चार्जेस प्लेस्ड इन 2 डिफरेंट मीडियम। मतलब यहाँ पे एक मीडियम है ऐसा, यहाँ पे हमारा क्या है बच्चा, Q1, ये क्या है हमारा Q2, और इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया ये R1 है, और इन दोनों के बीच में जो डायलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, स्मॉल K1, ठीक है। जो दूसरा मीडियम है, चार्जेस वैसे ही हैं, यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बच्चा वो R2 है, और इसके बीच में जो डायलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो लगने वाला जो फोर्स है F1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, K कैपिटल K है ना, K Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर। ये तो आपने एयर में लिखा ना, लेकिन यहाँ तो मीडियम है, तो इनटू क्या करोगे, स्मॉल k। ये समझ में आया ना, ये वाला k क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है कायदे से, ठीक है। तो ये जो आपने यहाँ से यहाँ तक हमने लिखा है, ये कायदे से क्या है, फोर्स इन एयर अपॉन k करेंगे तभी तो इस मीडियम में लगने वाला फोर्स होगा। अच्छा, यहाँ पे जो फोर्स है, इस फोर्स को मैं बोल देता हूँ F2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, k कैपिटल K Q1 Q2 अपॉन क्या लिखोगे बताओ, R2 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अच्छा यहाँ पे जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो K1 है, ठीक है। यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आ जाएगा बच्चा, K2। क्योंकि आपने ये जो फोर्स लिखा है ये तो फोर्स इन एयर है, अपॉन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भागा दोगे तभी तो आएगा हमें आंसर, ठीक है। अब हमारी इच्छा क्या है, F1 इक्वल्स टू F2 हो जाए, है ना। तो अगर जो F1 इक्वल्स टू F2 करोगे तो क्या लिखोगे, K Q1 अपॉन K1 into R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू K Q1 अपॉन K2 into R2 का स्क्वायर। अच्छा देखो, ये पार्ट सेम है, कट जाएगा। हाँ। तो आप यहां से कह सकते हो कि भैया K1 R1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू K2 R2 का स्क्वायर होगा। हाँ। इस कंक्लूजन पे आए। अब मैं थोड़ा सा इसमें तो कुछ एजम्पशन करते हैं, और एजम्पशन ये है कि अगर जो फर्स्ट मीडियम, नेक्स्ट स्लाइड लूं या यहीं पे बता दूं, बता दीजिए यहीं पे सर। फर्स्ट मीडियम अगर जो एयर हो जाए, क्या हो जाए बच्चा, एयर। तो फर्स्ट मीडियम एयर है तो उसके लिए K1, मतलब फर्स्ट मीडियम एयर है तो एयर के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 क्या होता है, 1। मैंने आपको अभी बताया था ना, K लेस देन इक्वल्स टू इंफिनिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, 1। तो ये जो 1 होता है वो किसके लिए होता है, एयर के लिए ना। तो K1 तो हो जाएगा 1, ठीक है। और R1 को बोल दो R एयर, ठीक है, मतलब सिंपली R, ओके। अच्छा, सेकेंड जो मीडियम है उसे मैं कोई मीडियम मान लेता हूं, तो उसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, तो K2 के जगह पे मैं सिंपली लिख देता हूं K, ठीक है। और R2 के जगह पे मैं लिख देता हूं R मीडियम MED शॉर्ट में। तो ये बताओ, अगर जो K1 को तुम यहाँ पे 1 कर देते हो, समझ में आया? सर आपने R1 को एयर क्यों लिखा, क्योंकि हमने तो उसको मीडियम माना है ना। आपने जो तो एयर भी तो एक तरह का मीडियम है ना बच्चा।
सर बट जब हम एयर लिखते हैं तो हम उसमें के थोड़ी लिखते हैं, फिर K1। हमने लिख दिया तो K1, इसीलिए तो हमने 1 कर दिया, हटा दिया। अच्छा ये है ठीक है स्टेटमेंट है, ठीक है। कंडीशन फॉर फोर्स बिटवीन चार्जेस प्लेस्ड इन टू डिफरेंट मीडियम टू बी आइडेंटिकल। दो डिफरेंट मीडियम में जो लगने वाला चार्जेस है उसके बीच में फोर्स आइडेंटिकल होने का कंडीशन में डिराइव कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है बच्चा, तो K1 के जगह पे 1 रखिएगा ना, 1 रख दिया हमने। हाँ R1 के जगह पे हमने R1 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दूंगा, R1 के जगह पे R एयर का स्क्वायर, हाँ। और K2 के जगह पे K लिखूंगा, और R2 के जगह पे क्या आ जाएगा, R मीडियम R का मीडियम। स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है, हमारा जो रिजल्ट आया था बच्चा, K1 R1 स्क्वायर ना, इज इक्वल टू व्हाट, K2 R2 स्क्वायर। K2 R2 स्क्वायर। K1 को क्या लिखना है, 1 डॉट R एयर का स्क्वायर इज इक्वल टू K2 की जगह पे K लिख देंगे, और यहाँ पे क्या, R मीडियम का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लो बोथ साइड, अगर जो स्क्वायर रूट लोगे बोथ साइड, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रूट अंडर K K into इंटू R मीडियम, हाँ यही ना। यस इस बात का मतलब ये कायदे से R एयर मतलब क्या, ये एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस है, ये हाँ। एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस है जो कि रूट अंडर K इंटू R मीडियम हुआ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है बच्चा, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स सेम हो जाए, तो कायदे से हमने पूरे में मीडियम भर दिया था ना। तो जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि ये जो छोटा सा मीडियम है, ये जो छोटा सा मीडियम मैंने रूट K लेंथ का, मैंने यहाँ पे रूट T लेंथ का जो मैंने यहाँ पे मीडियम इंसर्ट किया, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, स्मॉल k। तो यहाँ पे जो इसके एक जगह पे देखो हमने क्या किया, K1 Q2 K Q1 Q2 हो गया, अपन नीचे जो लिखते थे वो एयर का डिस्टेंस होता था टोटल, बट फिलहाल हमारा जो एयर में डिस्टेंस तो इतना ही है ना, इतू सा और ये इतू सा। तो हमने क्या किया, आर में से टी घटा दिया, लेकिन क्या ये लेंथ नहीं है, ये वाला भी तो लेंथ है ना इन दोनों चार्जेस के बीच में। तो इस लेंथ का ये रूट अंडर के इंटू टी, रूट क्या है, इस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और टी क्या है बच्चा, इस मीडियम का थिकनेस, इन सबको जोड़ दिया तो, और उसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये जो सर मुझे रूट के, समझ नहीं आया हमने ये रूट KT क्यों जोड़ा है। ओके ओके नो, हम फिर से नया स्लाइड पे ले लेते हैं, फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, देखो ये हमारा यहाँ पे एक चार्ज था, दूसरा चार्ज यहाँ पे, ठीक है बच्चे। हमने एक यहाँ पे छोटा सा स्लैब रखा, छोटा सा स्लैब रखा, जिसके डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K, और थिकनेस क्या है, T। यहाँ पे चार्ज क्या है, Q1, और यहाँ पे चार्ज क्या है, Q2। ओके, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे फोर्स आए, और फिलहाल अभी इसकी डिस्टेंस कितनी है, टोटल R है। तो अगर जो फोर्स लिखोगे तो F इज इक्वल टू क्या, 1/4πε0 लिख देता हूँ ये, ठीक है, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखते हैं ना यहाँ पे। तो अगर जो R स्क्वायर लिखने जाओगे तो क्या इस पूरे लेंथ में मीडियम है क्या, नहीं, या फिर पूरे लेंथ में एयर है क्या, नहीं, नहीं। तो जितना एयर है, एयर कितना है, ये यहां से यहां तक पार्ट में एयर है, यहां से यहां तक के पार्ट में एयर है। तो R में से अगर जो T घटा दोगे तो वही लेंथ आ जाएगा ना, तो R में से T हमने सबट्रैक्ट कर दिया, बट एक्चुअली हमें ये वाला भी तो डिस्टेंस लिखना पड़ेगा ना, कि इस डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस लिखना पड़ेगा हमें। तो एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या कहता है, रूट अंडर, मतलब जो अगर जो इन दोनों यहाँ पे एक चार्ज होता, यहाँ पे चार्ज होता, तो वही फोर्स मतलब इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, अगर जो इतना ही डिस्टेंस एयर में होता तो कैसा फोर्स आता। तो आर के जगह पे ये जो डेरिवेशन मैंने किया वही तो लिखोगे। ये आर एयर मतलब क्या, ये जो थिकनेस टी थिकनेस लिया है आपने, इस टी थिकनेस का एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना है, रूट अंडर के इंटू आर मीडियम। तो आर मीडियम, इस मीडियम का लेंथ कितना है, टी, और इस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। तो मुझे इसका एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस यहाँ लिखना पड़ेगा ना, इसलिए मैं यहाँ पे ये पुट कर रहा था, रूट अंडर स्मॉल के इंटू टी। अब हमने कर दिया, अब चूंकि फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है तो ब्रैकेट लगाया और स्क्वायर कर दिया। तो इसी को मैंने ऐसा समराइज करके लिख दिया, कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन R माइनस टी प्लस रूट अंडर के डॉट टी, मतलब ये रूट के टी है, ठीक है, का होल स्क्वायर। दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन Q1 एंड Q2 फॉर पार्शियली फिल्ड डायलेक्ट्रिक मीडियम, मतलब थोड़े से पार्ट में, पूरे पार्ट में मीडियम नहीं है। अगर जो पूरे पार्ट में मीडियम होता बच्चा, है ना, पूरे पार्ट में मीडियम होता तो मीडियम बराबर क्या लिखते हो, एफ एयर अपॉन के,
हाँ लेकिन ये तो पूरे पार्ट में मीडियम नहीं है, तो उसके जगह पे क्या करोगे, जो एयर थिकनेस है, जो पूरा लेंथ है, उसमें से स्लैब की थिकनेस हटा दो और उसका इक्विवेलेंट एयर थिकनेस यहाँ पे पुट करो, सम करके स्क्वायर कर दो। अब ठीक समझ है। में आया थोड़ा बहुत? यस सर। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, जब तक इस पे क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो तुम्हें फील नहीं आएगा। ठीक है। अब हाँ देखो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मेरे नोट्स या पीडीएफ में होगा, और ये पता नहीं यहाँ पे है या नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। मतलब इससे रिलेटेड जो है ना, एक सवाल करवा दूंगा मैं तुम्हें, आपको। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली वो सवाल पीडीएफ के फॉर्म में मुझे स्कैन करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि हाँ हाँ हाँ। हमने ये मैंने आपको ये पूरी थ्योरी पढ़ा दी। अब थ्योरी पढ़ाने के बाद या तो ये हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपके पास हो, या फिर यहाँ पे डिस्प्ले पे मैंने सपोज दैट, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इसे, मैं आपको एक डेमो टाइप दिखाता हूँ कि वो कैसा होगा। सपोज दैट ये सवाल दिख रहा है, ये मेरी मतलब हैंडराइटिंग खराब है ठीक है। यस सर। हाँ। अच्छा देखो, हाँ कह रही है खराब है। नो आपका सर समझ आ रहा है। चलो कोई नहीं ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है बच्चा, यहाँ पे जैसे इस तरह से मैं पढ़ाता पढ़ाता मुझे एक एग्जांपल की जरूरत पड़ेगी, तो इस वाले पार्ट को मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, और ये पीडीएफ आपके पास भी होगा, मतलब बाद में देख सकते हो। यहाँ पे जैसे डिस्प्ले में आ गया, एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट पी इज प्लेस्ड, यहाँ पे मैं पढ़ूंगा, और ये फिर से वापस ये जैम बोर्ड पे आकर के इसे हम सॉल्व कर लेंगे अपना नेक्स्ट स्क्रीन लेकर के। ठीक है सर। समझ सर में हम आया? कल कंटिन्यू करें? अच्छा ज्यादा हो गया क्या? हाँ सर, एक्चुअली शाम को ना ऐसे कोई क्लास होती नहीं है, तो मुझे आदत नहीं है शाम को लेने की, और पूरा दिन क्लासेस होती है ना। ओके ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा ये बताइए, आपको चीजें समझ में आई? यस सर, समझ आई। ईमान ऑनेस्टली बता ना, नहीं समझ में आया तो सीधा बता दो, मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं पढ़ाने के। नहीं सर, समझ आया। ठीक है, थोड़ी सी फिजिक्स थोड़ा सा टफ, मतलब टफ तो नहीं कह सकते, थोड़ा लॉजिकल है, एफर्ट करोगे तो सीख जाओगे। यस सर, ठीक ओके, है। कोई नहीं, कल करते हैं। थोड़ा सा आई मीन मेंटली प्रिपेयर होकर के रहिए, आपको 2-3 दिन और डेमो में देता हूँ, आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है सर, और मैं न्यूमेरिकल्स भी सर प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ पे मतलब अच्छा नहीं रहता है। फिक्र नहीं करो बच्चे, अगर जो मैं पढ़ाऊंगा बिना न्यूमेरिकल, मेरी पूरी फिजिक्स डेरिवेशनल है। मैं जो पूरी फिजिक्स पढ़ाऊंगा पूरा डिराइव करके, हर एक फार्मूला, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक थ्योरी डिराइव करवाऊंगा। जो भी आपको नोट्स बनवाऊंगा मैं, प्योर लगभग जो आपकी पूरी फिजिक्स है, लगभग 5 से 6 कॉपी बनेगा, और मोटा मोटी 1000 से 1200 पेज, उससे कम में ओके सर। मतलब ये सिर्फ 12th की फिजिक्स है जितना मैं पढ़ाता हूँ। और ये इतना पढ़ा दिया तो आप इस हिंदुस्तान का चाहे जो भी एग्जाम दो, बोर्ड दो, मेंस दो, एडवांस दो, जो देना है वो दो, सब हो जाएगा। और इतने सवाल, मतलब हर एक चैप्टर में, जितने भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर में कम से कम 50 सवाल तो रहेगा। ठीक है। मिनिमम 50 सवाल, 50 क्वेश्चंस होंगे जो मैं क्लास में करवाऊंगा, मतलब यहाँ पे ऑनलाइन, और और एक्स्ट्रा नेक्स्ट आप असाइनमेंट होगा, होगा और और असाइनमेंट आपको असाइनमेंट सॉल्व आपको सॉल्व सबमिट करना, सबमिट उससे करना, डिस्कस उससे करेंगे। डिस्कस ठीक है, करेंगे। ओके सर। तो ऑन एन ऑन एवरेज एन हर एक एवरेज हर एक चैप्टर 100-150 क्वेश्चन 150 होगा क्वेश्चन ही। होगा ही। ठीक है। ओके बच्चे, ओके, थैंक यू बाय सर। बाय।